वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। नया वीक हो चुका है शुरू। सो मैं ऋचा शर्मा वापस लौट के आई हूँ आपके साथ डेली सीए सेशंस को आगे कंटिन्यू करने के लिए। आज हम 2 दिन के करंट अफेयर्स कवर करेंगे, 4th एंड 5th के। वाई? बिकॉज कल था संडे और संडे को क्या आता है, हमारा वीकली सेशन आता है। सो कल आपका वीकली सेशन लिया गया था। आई हैड टेकन दैट सेशन। अगर आपने मिस आउट कर दिया है, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसका लिंक है, आप जाकर के देख सकते हो। कल आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस का वीकली सेशन भी आया था जो जय सर ने लिया था, और पर्टिकुलरली बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम जो बच्चे देते हैं उनके लिए था। डू नॉट मिस आउट। बहुत अच्छा कंपाइलेशन, एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन के साथ में यहाँ आपको मिल जाएगा। इन दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए आज की हम तिथि देख लेते हैं। बिकॉज कृष्ण पक्ष हो चुका है खत्म, श्रावण महीने का शुक्ल पक्ष चालू हो चुका है। शुक्ल पक्ष यानी ब्राइटर फोर्टनाइट। अब धीरे धीरे मून बढ़ेगा और आज प्रथमा यानी प्रतिपदा है। ओके, चलिए अब इंपॉर्टेंट डेज के साथ में हम करेंगे हमारे सेशन की शुरुआत। अच्छा, हो सकता है आज अभी ये जो आप सेशन देख रहे हो ये आपको रेगुलर टाइम से थोड़ा डिलेड मिल रहा हो, बिकॉज बहुत हैवी रेन्स आ रखी हैं राजस्थान में जहाँ पे ऑफिस है परचम का, और वाईफाई डिस्टरप्ट हो रखे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डिलेड आपको ये सेशन मिला होगा, आई एम श्योर। चलिए, सो सबसे पहले हमें देखना है फ्रेंडशिप डे। फ्रेंडशिप डे जो कि 4th ऑफ अगस्त को मनाया गया, लेकिन नहीं, ये डेट स्पेसिफिक नहीं होता, यानी कि तारीख के हिसाब से नहीं मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 1st संडे ऑफ अगस्त को, राइट। तो इस बार जो पहला संडे है अगस्त का वो 4th ऑफ अगस्त को पड़ा, और इसको हम नेशनल फ्रेंडशिप डे की तरह मनाते हैं। कौन सा फ्रेंडशिप डे? नेशनल फ्रेंडशिप डे। तो कब आता है भाई? 1st संडे ऑफ अगस्त को आता है। हमने थोड़े दिनों पहले इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे भी पढ़ा था, याद है? 30th ऑफ जुलाई को आता है। सो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 30th ऑफ जुलाई को मनाया जाता है, और नेशनल फ्रेंडशिप डे 1st संडे ऑफ अगस्त को मनाया जाता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर हम आते हैं इंटरनेशनल, ये क्या है? ट्रैफिक लाइट है ना। सो इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे। इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे कब मनाया जाता है? 5th ऑफ अगस्त को मनाया जाता है। 3 ट्रैफिक लाइट्स होती हैं या सिग्नल होते हैं, लेकिन 5th ऑफ अगस्त को हम इसे मनाते हैं। और क्यों मनाया जाता है? बिकॉज याद में कॉमोमोरेट करता है पहला इलेक्ट्रिक ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम जो था 1914 में स्टार्ट किया गया था। कब? 1914 के अंदर ओहायो में। और कौन व्यक्ति हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम के लिए? लेस्टर वायर। लेस्टर वायर, इन्होंने ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम इनिशिएट किया था, और उसी की याद में, उसी को सेलिब्रेट करते हुए हम ट्रैफिक लाइट डे मनाते हैं। अब अगली खबर जो आ रही है वो है कि 3rd ऑफ अगस्त को हमारा नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जर्व किया ऑर्गन डोनेशन डे। ऑर्गन डोनेशन डे भारत के अंदर हर साल ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। कब? 3rd ऑफ अगस्त को किया जाता है। इस बार हमने कौन सा एडिशन इसका सेलिब्रेट किया? 14th एडिशन किया। सो 14th इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, भारत का इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व किया गया पूरे दुनिया भर में। कब? 3rd ऑफ अगस्त को। कब से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? 2010 से। सिंस 2010 वी आर ऑब्जर्विंग इट। पहले जो था इसको हम 27th ऑफ नवंबर को मनाते थे। ठीक है, पहले जब ऑर्गन डोनेशन डे था। कब पहले जब मैं बोल रही हूँ, मतलब कब? 2023 से पहले। 2023 से पहले। लेकिन 2022 के अंदर डिसाइड किया नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने कि हम इसको 3rd ऑफ अगस्त को मनाया करेंगे, और इसलिए 2023 ऑनवर्ड्स यानी लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स हम इसे 3rd ऑफ अगस्त को मनाना शुरू कर चुके हैं, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। ठीक है जी, यहां तक भी क्लियर हो गया। चलिए अगली खबर जो आ रही है वो ये है कि यूनियन मिनिस्ट्री ने इशू की हैं गाइडलाइंस फॉर ट्रांसपोर्टिंग ह्यूमन ऑर्गन्स थ्रू वेरियस मॉडल्स ऑफ ट्रैवल। पहली बार भारत के अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOP कहा जाता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को। जब ऑर्गन यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने होते हैं, मान लीजिए मुझे किडनी की ज़रूरत है या लंग की ज़रूरत है, और मुझे डोनर कहीं और से वो चीज़ भेज रहा है, तो ये जो पूरा ट्रांजिट होता है ना, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स यूज़ करने लायक ही नहीं बचते या टाइम पे पहुँचते ही नहीं है। इस वजह से हमारा जो पूरा ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन्स वाला चैनल है उसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी, जिसके चलते पहली बार इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी गाइडलाइंस रिलीज़ की गई हैं। किसके द्वारा? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। ओके, अब जिसके कुछ एक पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं हम। और ये क्यों की गई हैं? ताकि मैक्सिमम जो ऑर्गन्स डोनेट किए जाते हैं वो डोनर
के इस्तेमाल लायक बचें, वो यूज़ करने लायक बचें। डोनेट तो हो रहे हैं पर यूज़ नहीं हो पा रहे हैं। ओके, सो जैसे एयरलाइंस की अगर हम बात करें तो उनके लिए एसओपी में लिखा गया है कि आप प्रायोरिटी टेक ऑफ और लैंडिंग रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर किसी एयरक्राफ्ट के अंदर ऑर्गन भेजा जा रहा है तो आप जो एयर स्टेशन हैं उनसे प्रायोरिटी लैंडिंग या टेक ऑफ की बात कर सकते हो। फ्रंट रो सीट्स रिक्वेस्ट की जा सकती हैं ऑर्गन्स को रखने के लिए। देन प्रायोरिटी रिजर्वेशन और लास्ट मिनट चेक इन जो होता है, जो भी ऑफिसर्स आएंगे, ऑफिशियल्स आएंगे ऑर्गन लेकर के, उनको लास्ट मिनट चेकिंग की फैसिलिटी दी जाए। ये सारी चीज़ें एसओपी में लिखी गई हैं। देन सोर्स एयरपोर्ट, जो ऑर्गन भेज रहा है वो कम्युनिकेट करेगा डेस्टिनेशन एयरपोर्ट के साथ ताकि वहाँ पे सारी सुविधाएं रेडी हों। दैट इज़ जैसे ही एयर प्लेन लैंड करता है ग्रीन कॉरिडोर बना दिया जाए। ग्रीन कॉरिडोर मतलब उसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा। प्लेन उतरा, फटाफट से वो ऑर्गन लिया गया, एम्बुलेंस में डाला गया और आगे ले जाया गया। सो एक ऑर्गन बॉक्स, ट्रॉली ऑर्गन बॉक्स के लिए, जिससे कि एम्बुलेंस से एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट से एम्बुलेंस तक उसको पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। देन वन ट्रिगर सिस्टम। वन ट्रिगर सिस्टम का मतलब ये है कि ये जो ग्रीन कॉरिडोर बनाना है तो किसके कहने पे बनाया जाए। सो उसके लिए वन ट्रिगर सिस्टम सेटअप किया जाए, यानी रिक्वेस्ट एक ऑर्गन एलोकेशन अथॉरिटी से ही आएगी जो ऑर्गन दे रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, यानी एक बॉडी होगी और उन्हीं के कहने पे ये ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाएंगे वन ट्रिगर सिस्टम के तहत, ताकि आपको भी ऑथेंटिसिटी रहेगी कि भाई कोई भी हमें कह दे अच्छा भाई ग्रीन कॉरिडोर सेटअप करो, तो हमें नहीं करना है, ये अथॉरिटी से ही आना चाहिए। देन एक नोडल ऑफिसर जो कि पुलिस डिपार्टमेंट का होगा, उसको अपॉइंट किया जाना चाहिए। बिकॉज देखिए, एम्बुलेंस जब लेकर के हॉस्पिटल जाएगी तो रास्ते भी क्लियर करने पड़ेंगे, राइट, उसके लिए बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ेंगी। ये सब कौन करेगा? ये नोडल ऑफिसर करेगा। देन मेट्रो ट्रैफिक कंट्रोल के केस में, ये तो चलो एयरलाइंस की बात हो गई, मेट्रो के केस में क्या होगा? अगेन प्रायोरिटी ट्रांजिट, उन मेट्रोज को नहीं रोका जाए जिनमें ऑर्गन्स भेजे जा रहे हैं। मेट्रो सिक्योरिटी स्टाफ हमेशा एस्कॉर्ट करेगा क्लिनिकल टीम को जो ऑर्गन लेके जा रही है, ताकि कहीं भी उनको बार बार चेक पॉइंट्स पर रोका नहीं जाए, फटाफट से उनका क्लियरेंस हो जाए कि फटाफट मेट्रो में पहुंचे और आगे बढ़िए, राइट। देन ऑर्गन बॉक्स को हमेशा ही अपराइट 90 डिग्री पे रखना होगा। ऐसा नहीं कि हमने टेढ़ा मेढ़ा रख दिया और ऑर्गन उसकी वजह से टकरा रहा है अंदर, या फिर अपसाइड डाउन होने की वजह से उसकी फंक्शनिंग हैम्पर हो रही है। एंड फाइनली ऑर्गन ट्रांसपोर्ट को एक चैलेंज की तरह नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम ने देखा है और इसी चैलेंज को दूर करने के लिए इस बार हमने एसओपीज रिलीज किए हैं। अब इनको कितना ढंग से हम फॉलो करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम सक्सेसफुल रहता है फ्यूचर में या ऐसे ही चलता रहता है जैसे अभी चल रहा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ रुख करेंगे और अब हम चलते हैं थोड़ा सा ओलंपिक्स की तरफ। सो ओलंपिक्स में अभी जो लेटेस्ट खबर चल रही है वो ये है कि लक्ष्य सेन हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रीच ओलंपिक बैडमिंटन मेंस सिंगल सेमीफाइनल। हालांकि सेमीफाइनल के अंदर ये सिल्वर मेडल तो चूक चुके हैं, अब हम ब्रॉन्ज मेडल के लिए फाइट करेंगे। ठीक है, सो सेमीफाइनल्स हम हार चुके हैं तो सिल्वर या गोल्ड की बात तो नहीं आती है। अब लक्ष्य सेन कौन से मेडल के लिए कंटेंट करेंगे या फाइट करेंगे? ब्रॉन्ज मेडल के लिए। अब ये जीतते हैं नहीं जीतते वो हम अपडेट देखेंगे, पर अभी का मेन अपडेट क्या आ रहा है और जो आपको ध्यान रखना है कि पहले भारतीय बैडमिंटन मेंस सिंगल इवेंट में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ी कौन बने? लक्ष्य सेन बने। इससे पहले हम ब्रॉन्ज लेकर आ चुके हैं बैडमिंटन में ओलंपिक्स में, पर दोनों फीमेल्स लेकर के आई हैं। ठीक है, मेंस में हम अभी तक सेमीफिनाले में नहीं पहुंचे थे। इससे पहले अगर आप देखोगे 2 ब्रॉन्ज मेडल साइना नेहवाल 2008 में लाई थी, पीवी सिंधु 2021 में लेकर के आई थी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ न्यूज़ जो आ रही है वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। इनको आप पहचानते होंगे, इनको हमने अपॉइंटमेंट में कई बार पढ़ा है। आईपीएस दलजीत सिंह चौधरी जी हैं। कौन सी सेना या कौन सी फोर्स है जिसको लीड करते हैं एज डायरेक्टर जनरल? एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल को लीड करते हैं। बिल्कुल। अब अपॉइंटमेंट में वापस क्यों देखे गए हैं? ये देखे गए हैं बिकॉज इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है एज डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एडिशनल डायरेक्टर जनरल नहीं, डायरेक्टर जनरल का ही एडिशनल चार्ज दिया गया है। मतलब ये ऑलरेडी एसएसबी के डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, अब इनको एक और पोजीशन का डायरेक्टर जनरल दिया है, एडिशनल चार्ज दिया। क्यों दिया है? बिकॉज बीएसएफ को कौन लीड कर रहे थे? नितिन अग्रवाल जी लीड कर रहे थे, लेकिन इनको वापस से, ये केरला कैडर को बिलोंग करते हैं तो वापस से इनका पोस्टिंग केरला कैडर कर दिया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है बॉर्डर एरियाज में और ये ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, शायद इस वजह से इनको वापस से केरला कैडर में ट्रांसफर किया गया है। तो जब तक फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं होता तब तक एडिशनल चार्ज बीएसएफ का कौन संभालेंगे? दलजीत सिंह चौधरी जी संभालेंगे।
ठीक है। और दलजीत सिंह चौधरी जी ने एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल के तौर पे कार्यभार कब संभाला था? 2024 जनवरी 23 को संभाला था। मुझे बता दीजिए कि एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल कौन से सीमाओं की रक्षा करती है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी बॉर्डर की रक्षा कर रही है, एसएसबी भी बॉर्डर की कर रही है। बीएसएफ कौन से बॉर्डर्स की रक्षा करती है और एसएसबी कौन से बॉर्डर्स की रक्षा करती है? ठीक है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखते हैं। डॉक्टर ग्रिन्सन जॉर्ज, नाम क्या है? डॉक्टर ग्रिन्सन जॉर्ज। ही इज बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR CMFRI। ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और उसके अंडर में CMFRI यानी सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिशरीज यानी फिश के ऊपर रिसर्च का इंस्टीट्यूट है, ऐसे याद रखेंगे आप, फिशरीज, राइट। ग्रिन्सन जॉर्ज, ग्रिन्सन जॉर्ज। सो ग्रिन्सन जॉर्ज जी को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ ICAR CMFRI। नेक्स्ट देखते हैं एक इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, और वो है यूनाइटेड नेशन का इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं यूनाइटेड नेशन में, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल होता है, देन जनरल असेंबली होती है, इकोसॉक होता है। तो ये जो इकोसॉक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका मेन काम क्या होता है? जो भी यूनाइटेड नेशन रिलेटेड बॉडीज हैं और कंट्रीज हैं, मेंबर्स हैं, उनके इकोनॉमिक और सोशल मुद्दों के ऊपर डिस्कशंस और डिसीजन लेने का काम इकोसॉक करता है, ठीक है। तो इसको मिले हैं अपने नए प्रेसिडेंट, और कौन बने हैं? बॉब रे, बॉब रे। सो बॉब रे इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोसॉक। ये किसको रिप्लेस करेंगे? पहली बात तो ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये कनाडा के एम्बेसडर हैं यूएन को। बॉब रे कनाडा से हैं, कनाडाज एम्बेसडर टू यूएन, और अब ये 1 साल की टर्म के लिए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। ये रिप्लेस करेंगे पॉलो नार्वेज को। पॉला नार्वेज, जो कि चिली के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो रिटायर होंगे और उसके बाद में इनको ये पोजीशन दी जाएगी, ठीक है। 1 साल की टेन्योर के लिए अपॉइंटमेंट होता है। अगली खबर जो आ रही है वो ये है कि इसरो ने 2 एस्ट्रोनॉट्स को फाइनल कर लिया है, जो कि नासा जाएंगे और ट्रेनिंग लेंगे ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। ये लोग जाएंगे और किसके लिए ट्रेनिंग लेंगे? ISS की तरफ जाएगा एक्सियम 4 मिशन, राइट। सो मिशन का नाम है एक्सियम 4। ये किसका मिशन है? ये इसरो और नासा का कोलैबोरेटिव मिशन है, और इसके लिए 2 एस्ट्रोनॉट्स को इसरो ने फाइनल कर लिया है, जो नासा जाकर के ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद ये ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। सो क्रू मेंबर्स कौन कौन से हैं? ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला जी एंड ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर जी। सुधांशु शुक्ला एंड शुभांशु शुक्ला एंड नायर, ये दोनों सिलेक्ट किए गए हैं टू बी अ पार्ट ऑफ एक्सियम 4 मिशन। So India has shortlisted astronauts for Axiom 4 ISS mission। ISS क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, और इनके लिए 2 लोगों को सिलेक्ट किया गया है। अच्छा, एक्सियम 4 मिशन जो है वो 4th मिशन है, प्राइवेट मिशन जो ISS में जा रहा है, और ये इसरो और नासा दोनों की पार्टनरशिप का है। बिकॉज जब PM मोदी ने US विजिट किया था जून 2023 में, तब ये डिस्कशन हुआ था कि हम कुछ जॉइंट कोलैबोरेटिव स्पेस मिशन करेंगे, उनमें से एक्सियम 4 हमको देखने को मिल रहा है। अगली खबर के लिए बढ़ते हैं एक अवार्ड सेरेमनी की तरफ, ठीक है। सो आंध्र प्रदेश को मिला है जीवन दान अवार्ड। जीवन दान ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड ही है। 3 अगस्त को हमारा नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे मनाते हैं ना हम, तो फॉर द फर्स्ट टाइम आंध्र प्रदेश ने रिसीव किया है जीवन दान अवार्ड। क्यों? क्योंकि ऑर्गन डोनेशन और अवेयरनेस कैंपेन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, बढ़ चढ़ के इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। सो विच स्टेट हैज रिसीव जीवन दान अवार्ड? ये जीता है आंध्र प्रदेश ने, बस इतना हमको ध्यान रखना है। कब दिया गया ये अवार्ड? नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे पे दिया गया। अब जो अगली खबर है वो हम डिफेंस सेक्शन से ले रहे हैं, और न्यूज़ क्या आ रही है? इंडियन नेवी की एक सबमरीन है जिसका नाम है INS शाल्की। क्या नाम है? INS शाल्की। वो अपनी 2 दिन की विजिट पे श्रीलंका कोलंबो पहुंच चुकी है, और श्रीलंकन नेवी ने उसको वेलकम किया है। क्यों जाती हैं शिप्स अलग अलग देशों के कोस्ट लाइन्स की तरफ? ताकि दोनों देशों की मैरीटाइम कोऑपरेशन जो है वो बढ़ सके, दोनों देशों की नेवीज एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करके काम कर सके, राइट। सो इंडियन नेवी की INS शाल्की, ये जो सबमरीन है, ये कोलंबो पहुंची है 2 दिन की विजिट पे। और अब इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्या हो जाता है? शल्की के बारे में जाना। व्हाट इज दिस सबमरीन ऑल अबाउट? इसकी खास बात क्या है? कब कमीशन की गई थी? सेवाओं में कब लाई गई थी? कौन सी क्लास की सबमरीन है? एटसेट्रा। सो ये शिशुमार क्लास की सबमरीन है।
शिशुमार। ओके, सो शिशुमार क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है जो कि इंडियन नेवी में कब कमीशन की गई थी? कमीशन करना यानी यूज में, सेवाओं में लेना कब शुरू किया गया था? 7 फरवरी 1992। और ये डेट आप याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि ये सबसे पहली सबमरीन है जो कि भारत में बनाई गई थी। ठीक है, सो आईएनएस शाल्की भारत में बनाई जाने वाली सबसे पहली सबमरीन थी। इसको सेवाओं में लाया गया था 1992 7 फरवरी, और अभी ये 2 दिन की विजिट पे कोलंबो पहुंची है और ये शिशुमार क्लास की सबमरीन है। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे, रशिया का जो नेवी परेड है, रशियन नेवी परेड, उसमें इंडियन शिप ने पार्टिसिपेट किया है। कौन सी शिप है वो भी देखते हैं। सो इंडियन नेवी चीफ एंड आईएनएस तबर। सो क्वेश्चन बनेगा कि रशियन नेवी परेड के अंदर इस बार कौन सी इंडियन नेवल शिप थी जिसने पार्टिसिपेट किया? आंसर होगा आईएनएस तबर। सो लेट अस अंडरस्टैंड द न्यूज। और उसके बाद वहां की जो नेवी है उनके साथ हमने मैरीटाइम एक्सरसाइज भी की है। ओके, सो लेट अस सी। आईएनएस तबर कंप्लीट्स एमपीएक्स। एमपीएक्स क्या होता है? मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। सो आईएनएस तबर ने एमपीएक्स कंप्लीट किया है रशियन शिप के साथ जिसका नाम क्या है? सुब्राजिटलनी। ओके, देन मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि आईएनएस तबर जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट पहुंची थी रशिया। और क्यों पहुंची थी? बिकॉज 328th एडिशन रशियन नेवी डे परेड का था, उसके सेलिब्रेशंस थे और उसमें आईएनएस तबर को भी इनवाइट किया गया था। ये जो सेलिब्रेशंस हैं, दूसरी बार ऐसा है कि हमने उनमें पार्टिसिपेट किया है अपनी एक शिप के साथ। दिस इज द सेकेंड टाइम दैट आईएनएस तबर वॉज पार्टिसिपेटिंग। इससे पहले हमने 325th रशियन नेवी डे परेड जो 2021 में हुई थी उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। ये जब सेलिब्रेशन पूरे हो गए उसके बाद हमने मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज की है। किसके साथ में? रशियन नेवी शिप है सुब्राजिटलनी, इसके साथ में। ठीक है, तो ये आप आईएनएस तबर याद रखेंगे। और अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तलवार क्लास की मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट है। फाइटिंग में काम में आने वाली शिप्स होती हैं और रेडार पे बहुत इजीली पकड़ में नहीं आती हैं। सो तलवार क्लास की है और इसको बनाया रशिया के अंदर ही गया था, सेंट पीटर्सबर्ग बाल्टिक शिपयार्ड रशिया के अंदर। और फिर हमने इसको नेवी के अंदर कमीशन किया था 2004 के अंदर, राइट। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन नेवीज वेस्टर्न फ्लीट जो कि मुंबई में है और वेस्टर्न नेवल कमांड के अंडर में ये आती है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है दैट इंडिया होस्ट करेगा 3rd एडिशन ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, जिसमें कि साउथ की कंट्रीज, ग्लोबल साउथ यानी कि इक्वेटर के नीचे जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनका समिट ये होगा। उनकी जो भी शेयर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो शेयर्ड सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं ग्लोबल साउथ को आगे बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर इस समिट में डिस्कशंस होंगे। और ये इनिशिएटिव भारत का ही इनिशिएटिव था। जब G20 प्रेसिडेंसी हमारे हाथ में थी तब हमने इसको इनिशिएट किया था। सो इंडिया होस्ट करेगा 3rd एडिशन ग्लोबल साउथ समिट का। अराउंड August 17 को ये होगा। अभी इन्वाइट्स भेजे जा रहे हैं। सो जो भी अपडेट होगा हम तब देखेंगे। ये वर्चुअल मोड के अंदर समिट होगा और चेयर कौन करेंगे इसको? मोदी साहब करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री करेंगे। पीएम मोदी जी इसी के अंदर ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसे दक्षिण नाम दिया गया है, ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहां से ये सारा कोऑर्डिनेशन होगा, उसको भी इनॉग्रेट करेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑफिशियली इस समिट को क्या कहा जाता है? समिट ऑफ द ग्लोबल साउथ। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? जनवरी 2023 में फर्स्ट एडिशन था। उसके बाद सेकंड एडिशन भी हुआ 2023 में ही नवंबर के अंदर। दोनों की थीम्स रही। फर्स्ट वाले की थीम थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनॉग्रल समिट की थीम थी यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। और सेकंड वाले की थीम क्या थी? टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ, फॉर एवरीवन्स ट्रस्ट। सो ये है समिट ऑफ ग्लोबल साउथ और जो 3rd एडिशन है इसका वर्चुअली हम होस्ट करेंगे अगस्त के अंदर ही। नेक्स्ट न्यूज आ रही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट से रिलेटेड। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इंडिया ने रिटेन की है यानी मेंटेन करके रखी है अपनी 8th पोजीशन। किस चीज में? ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के अंदर। यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है, उसमें हम ग्लोबली कौन से नंबर पे लाइक कर रहे हैं? 8th नंबर पे लाइक कर रहे हैं। अच्छा, टॉप 10 देशों की अगर हम बात करें ना, तो टॉप 10 देशों में से करीब 7 देश ऐसे थे जिनके एक्सपोर्ट में गिरावट आई। भारत भी उसमें से इंक्लूडेड था। फिर भी हम टॉप 8 नंबर पे बने रहे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे देशों में भी तो गिरावट आई ना, सिर्फ हम में नहीं आई। सो एक्सपोर्ट्स ग्लोबली थोड़े कम हुए हैं। कारण ऑफ कोर्स रशिया यूक्रेन वॉर बीइंग वन ऑफ देम, और इस तरह से और भी रीजंस हैं जिसके चलते ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में गिरावट आई है।
क्लाइमेट फैक्टर्स भी उसमें से इंक्लूडेड है। फिर भी इंडिया ने रिटेन किया है 8th पोजीशन ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में, और ये रिपोर्ट क्या है, WTO की वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2023, राइट। हमारे जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हैं, जहां 2022 के अंदर 55 बिलियन यूएस डॉलर्स थे, वहीं 2023 में ये 51 बिलियन यूएस डॉलर्स पे गिरे। लेकिन अकेले हमारे नहीं गिरे, 7 ऑफ द टॉप 10 नेशंस के भी एक्सपोर्ट्स में गिरावट है, इसीलिए हमारी टॉप 8th पोजीशन मेंटेन्ड है। टॉप पोजीशन पे कौन है, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन टॉप पोजीशन पे रहा इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सेकंड नंबर पे यूएस, थर्ड नंबर पे ब्राजील, चाइना फोर्थ रहा, हम 8th रहे। अच्छा, इसी के अलावा कुछ देश ऐसे थे जिनके एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी यानी इंक्रीमेंट देखा गया, जिनमें ब्राजील, यूरोपियन यूनियन और थाईलैंड शामिल है, राइट। ब्राजील ने सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट देखा है 6% का अपने एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट के अंदर। देन अगर आप इन टॉप 10 कंट्रीज और रीजन्स को मिला लोगे तो ये 71.9% शेयर होल्ड करते हैं वर्ल्ड के पूरे एक्सपोर्ट्स का, जो कि 2023 के अंदर हुए हैं, राइट। तो ये एक और डेटा सामने लाया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज आ रही है, 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024। 4th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ हुआ, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। 30th and 31st ऑफ जुलाई को हुआ, और इसके अपडेट्स न्यूज में अभी 1-2 दिन में आए हैं, इसलिए हम अब पढ़ रहे हैं। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने, और उसी के अंडर में AMPRI यानी एडवांस मटीरियल्स एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR AMPRI ने 4th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 होल्ड किया या ऑर्गेनाइज किया, कहाँ पे, भोपाल के अंदर। थीम क्या रही जी, थीम देखेंगे, अपग्रेडेशन ऑफ नेशनल साइंटिफिक कॉन्शियसनेस इन अमृतकाल। अभी अमृतकाल चल रहा है, 2047 तक वाले 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमको जो सेलिब्रेट करने हैं। सो अपग्रेडेशन ऑफ नेशनल साइंटिफिक कॉन्शियसनेस, हम साइंटिफिक कॉन्शियसनेस यानी साइंटिफिक आउटलुक को, विचारधारा को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, ठीक है। चलिए अगली खबर आ रही है नेशनल डोमेन से, और वो ये है कि 8 नए नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल चुका है। 8 नए नेशनल लेवल के हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, हमारी जो कनेक्टिविटी है दुनिया देश भर में वो इम्प्रूव होगी, जो ट्रैवल टाइम है वो इम्प्रूव होगा कई जगहों पे। सो इनके अंदर टोटल 936 किलोमीटर्स, कितना, 936 किलोमीटर के टोटल ये लेंथ की नेशनल हाईवेज बनेंगे, और लागत कितनी आएगी, करीब करीब 50,655 करोड़ की लागत से ये 8 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए जाएंगे, ठीक है। अब इनमें जो मेन है वो कौन से हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं इस पोस्टर में सब कुछ, आपको कंटेंट में भी दिख जाएंगे, मैं एक बार यहाँ से दिखा देती हूँ। 6 लेन आगरा ग्वालियर नेशनल हाईवे स्पीड कॉरिडोर बनेगा, आगरा ग्वालियर। अब इससे होगा क्या, आगरा ग्वालियर स्पीड कॉरिडोर से ये होगा कि इनके बीच का जो ट्रैवल टाइम है वो 50% तक रिड्यूस हो जाएगा, आगरा और ग्वालियर के बीच का। देन खड़गपुर मोरग्राम कॉरिडोर बनेगा, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी देने के लिए। कानपुर के अराउंड हाई जो नेटवर्क्स हैं वो बनाए जाएंगे, ताकि कानपुर का जो ट्रैफिक का कंजेशन का प्रॉब्लम है वो दूर हो। झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर और बेटर ग्रोथ लाने के लिए कनेक्टिविटी लाना जरूरी, रोड कनेक्टिविटी, और वो रायपुर रांची कॉरिडोर हेल्प करेगा उसमें। देन थाराड़ एंड अहमदाबाद गुजरात के अंदर ये हाई स्पीड रोड नेटवर्क डेवलप किया जाएगा, जो कि पोर्ट कनेक्टिविटी भी देगा। गुवाहाटी रिंग रोड अगेन नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्टिविटी देने के लिए। अयोध्या को बेटर कनेक्टिविटी दी जाएगी अंडर दीज प्रोजेक्ट्स। एंड 8 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर कॉरिडोर बनेगा नासिक पुणे के बीच में, ताकि ये जो बहुत भयंकर जाम की और टाइम की समस्या है उसका समाधान निकल सके। तो न्यूज़ समझ में आ गई, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स, 936 किलोमीटर लेंथ होगा, करीब 50,655 करोड़ की लागत से ये बनेगा। 4.42 करोड़ मैंडेज का वर्क जनरेट होगा, मैंडेज यानी इतने दिनों तक रोजगार मिलेगा, राइट। चलिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। नेक्स्ट न्यूज आ रही है दैट NITC ने लॉन्च किया है निवाहिका वेब पोर्टल, किसके लिए, डेटा मैनेजमेंट के लिए। नाउ व्हाट इज दिस NITC? सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट ने निवाहिका नाम से, किस नाम से, निवाहिका नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, ताकि जो भी डेटा है वो प्रॉपर्ली मैनेज हो सके, और इससे डेटा में एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी आएगी। डेटा मैनेजमेंट क्या होता है, जो भी आपका डेटा है प्रॉपर्ली सेग्रीगेटेड, सॉर्टेड, असेंबल हो जाए, जब यूज चाहिए तो प्रॉपर्ली आपको मिल सके। इसी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपना डेटा प्रॉपर्ली
मैनेज कर सकें, टाइमली रिट्रीव किया जा सके, यूज़ किया जा सके, इसके लिए निवाहिका पोर्टल है, NIC कैलिकट ने लॉन्च किया है। देन देयर इज अ सैड डिमाइज, सारा अब्राहम। अगर क्वेश्चन बनता है सारा अब्राहम हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, वो कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, तो वो कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट से जुड़ी हुई थी। बहुत सारे एग्जीबिशन, आर्ट गैलरीज लगाती थी ताकि कंटेम्प्रेरी आर्ट को बढ़ावा मिल सके। सो एक प्रमोटर थी कंटेम्प्रेरी आर्ट की, सारा अब्राहम, शी इज नो मोर। देन कर्नाटका हैज अनाउंस्ड द प्लान्स टू डेवलप KHIR सिटी। KHIR सिटी क्या है जी, चलिए देखते हैं। सो KHIR इज नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च सिटी। KHIR सिटी बहुत जल्दी बेंगलुरु के अंदर लॉन्च की जाएगी इन कर्नाटका, और यहाँ पे पूरा एक क्लस्टर होगा, यूनिवर्सिटीज़ होंगी, हॉस्पिटल्स होंगे, इंडस्ट्रीज़ होंगी, तो एक पूरा बड़ा सा क्लस्टर बनेगा। कितने एकड़ में फैला हुआ, 2000 एकड़ ऑफ लैंड में फैला हुआ, और केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट के पास ही होगा, तो कनेक्टिविटी इश्यूज़ भी नहीं होंगे। और इसको कहा गया है KHIR सिटी। कहाँ इनॉग्रेट की जाएगी बहुत जल्दी, कर्नाटका के अंदर बेंगलुरु में इनॉग्रेट की जाएगी। करीब 40,000 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है, बहुत सारे जॉब्स प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ जो आ रही है वो बैंकिंग फाइनेंस डोमेन से आ रही है, एंड द न्यूज़ इज दैट एक स्मार्ट वॉच लॉन्च की है। किसने, कोटक महिंद्रा बैंक ने मिल करके, किसके साथ में, एक टेक फर्म है GOQII के साथ कोटक महिंद्रा बैंक ने स्मार्ट वॉच लॉन्च की है। अब वॉच क्यों लॉन्च की है भाई बैंक ने, बैंक को क्या करना है वॉच से, बैंक को ये करना है कि आप वायरलेस ट्रांजैक्शंस जो है 5,000 रुपए तक के, वो इस घड़ी से डायरेक्टली कर सकते हो, डिजिटल वॉच है। ओके, द लॉन्च ऑफ अ स्मार्ट वॉच, कोटक महिंद्रा बैंक इन पार्टनरशिप विद टेक फर्म GOQII। और 3,499 मतलब करीब 3,500 रुपए की एक घड़ी है, जिसमें कॉन्टैक्टलेस पेमेंट आप कर सकते हो, अपनी हेल्थ मॉनिटरिंग भी कर सकते हो, ऑफकोर्स टाइम भी देख सकते हो, और पेमेंट ऑन द गो, रूपे पेमेंट ऑन द गो जो है उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया, एंड इट इज पावर्ड विद इट। 5,000 रुपीज के विदाउट रिक्वायरिंग एनी पिन, दैट इज कॉन्टैक्टलेस जो पेमेंट होते हैं वो इस घड़ी से कर सकते हैं। सो एक स्मार्ट वॉच टेक फर्म GOQII के साथ 5,000 रुपीज तक के पिन लेस ट्रांजैक्शन करने के लिए कौन से बैंक ने लॉन्च की है, कोटक महिंद्रा बैंक ने की है। ठीक है जी, चलिए देन इंटरनेशनल डोमेन की 2 खबरें देखेंगे। पहली आ रही है कि टर्की ने ब्लॉक कर दिया है इंस्टाग्राम को। ओके, टर्की ब्लॉक्स इंस्टाग्राम अमिड सेंसरशिप रॉ। अभी हमने थोड़े दिन पहले न्यूज़ देखी थी कि हमास का लीडर जो है इस्माइल हानिये, इनको मार गिराया गया है, और इस न्यूज़ को हटाने के लिए, बैन करने के लिए, इस प्लेटफॉर्म ने इस न्यूज़ को बहुत बैन किया। इसके चलते टर्की ने इंस्टाग्राम का जो यूज़ है अपने 85 मिलियन पीपल के लिए बैन कर दिया है। इट वॉज अ रिस्पॉन्स। अगली जो खबर आ रही है वो नेपाल से आ रही है। नेपाल के अंदर ब्यूटी पेजेंट होल्ड किया गया। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसको गया, आशमा कुमारी केसी को गया है। ठीक है, सो मिस वर्ल्ड नेपाल 2024 आसमा कुमारी केसी बनी है इन 28th एडिशन ऑफ दिस पैजेंट। साथ ही साथ मिस नेपाल अर्थ का टाइटल सुमन केसी को गया, सुमन केसी, एंड मिस नेपाल इंटरनेशनल का टाइटल करुणा रावत को गया है। और ये न्यूज़ हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से DD न्यूज़ के अंदर, वरना आप सोच रहे होगे कि मैम क्या है, हम नेपाल में कौन मिस नेपाल वर्ल्ड बना, मिस नेपाल अर्थ बना, ये हम क्यों पढ़ें, बिकॉज DD न्यूज़ ने इसको कवर किया है। DD न्यूज़ ने कवर किया है तो एग्जामिनर भी कवर कर सकता है। ठीक है, सो हम प्रोविजंस लेके चलेंगे। सो दिस वाज ऑल द मेजर न्यूज़ जो मुझे आज के सेशन में कवर करनी थी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, कुछ न्यूज़ मैंने रिजर्व रखी है, रीज़न बीइंग आज वाईफाई वर्क नहीं कर रहे हैं, हैवी रेन्स की वजह से सिग्नल्स बहुत ही पुअर है, तो मुझे सेशन को छोटा रखना था ताकि अपलोड करके मैं आप तक पहुँचा सकूँ। डिलेड ही सही पर सेशन पहुँच जाए, वरना अपलोड ही नहीं होगा, एंड दैट इज वाई आई हैव रिजर्व सम 4-5 न्यूज़ फॉर टुमारो, वो हम कल टेकअप कर लेंगे। और जाते जाते जल्दी से आज जो भी आपने पढ़ा है वो आपका PDF कहाँ मिल जाएगा आपको, परचम के टेलीग्राम पे, परचम ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में। जो आपकी मंथली PDF आती है ना, मंथली मैगजीन आपको 7th of August तक मिल जाएगी parchamclasses.in पे। सवाल आपके लिए इस बार की जल्दी हमने रिलीज कर दी, या parchamclasses.in से ले सकते हो। CA रफ्तार हेडलाइनर जो है 3 महीने की, वो भी यहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है, 6 मंथली मैगजीन भी Jan to June आपको parchamclasses.in पे मिल जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है, प्रॉब्लम आती है तो मेल कीजिएगा। ठीक है, चलिए रिविजन क्वेश्चन की तरफ रुक करेंगे जल्दी से। पहला क्वेश्चन आ रहा है, आंसर करना शुरू कीजिएगा। So the very first question is who took over the additional charge of Director General of BSF in August 2024? अगस्त 2024 में, यानी अभी BSF का एडिशनल डायरेक्टर जनरल की पोजीशन जो है,
एडिशनल चार्ज ऑफ बीइंग द डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ किसने संभाल ली है, किसको अपॉइंट किया गया है? आंसर क्या होगा? दलजीत सिंह चौधरी जी, जो कि सशस्त्र सीमा बल के डीजी हैं। अब एडिशनल चार्ज उनको डीजी ऑफ बीएसएफ दिया गया है। Which was the first ever submarine built in India? भारत में बनाई गई सबसे पहली सबमरीन का क्या नाम है? हमने पढ़ा था, जल्दी से बताएंगे। INS शल्की, INS शल्की इज द आंसर। Who became the first Indian main shuttler? शटलर यानी बैडमिंटन से रिलेटेड होता है, ठीक है, बैडमिंटन प्लेयर को शटलर कहा जाता है। टू रीच द सेमीफाइनल्स एट द ओलंपिक्स, सो ओलंपिक्स में पहुंचने वाले पहले मेल शटलर का नाम क्या है? आंसर क्या होगा? लक्ष्य सेन। ऑलराइट देन, विच मिशन आर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर शॉर्टलिस्टेड फॉर? कौन सा मिशन है जिनके लिए इन दोनों को शॉर्टलिस्ट किया गया है? आंसर क्या होगा? एक्सियम 4 मिशन, जो कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएगा। Which bank has teamed up with GOQII to launch the Smart Vital Plus smartwatch? उस स्मार्ट वॉच का नाम है स्मार्ट वाइटल प्लस स्मार्ट वॉच। तो इसको GOQII के साथ में कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? आंसर क्या होगा? कोटक महिंद्रा बैंक, राइट। देन, इन विच पोजिशन डिड इंडिया रैंक अमंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन 2023? 2023 में कृषि उत्पादों के विश्व के सबसे बड़े निर्यातकों में भारत का कौन सा स्थान था? एंड वी वर ऑन विच पोजिशन? 8th पोजिशन ग्लोबली। टॉप कौन रहा? यूरोपियन यूनियन। Then, who was elected as president of ECOSOC for 1 year term in 2024? 2024 में अभी ECOSOC के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं 1 साल के लिए। उनका नाम क्या है? बॉब रे। बॉब रे इज द राइट आंसर। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे। वेयर वॉज द 4th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 हेल्ड? 4th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? ठीक है, ये आज का सेशन हो गया। आई रियली होप दिस वीडियो रीचेज यू वेल इन टाइम। और अब हम कल मिलेंगे, जिसमें हम जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैंने और टॉपिक्स मैंने रखे हैं वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।